स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये नीट की प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो नीट की प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं उसमें मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगी आपको। बायोलॉजी का जो हम चैप्टर्स लेके चलेंगे ये आपके 11th और 12th, ठीक है, दोनों के हमको सारे के सारे चैप्टर्स को वापस से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके ये आप 11th स्टैंडर्ड में और 12th में पढ़ चुके हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने, क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन की है तो 12th को तो आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन ये जो हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एक कंपटीशन लेवल पे आ जाता है। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं लिखना होता है, मतलब जो आप लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स रिटन करते हो, यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना होता है। तो ये जो ऑप्शन वाला काम है ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता हो कि उस टॉपिक के अंदर क्या आता है और क्या चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। जब हम कोई एक पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तब हमको नहीं पता होता है कि उसमें क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे के पूरे चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट होगा, जो वेटेज होगा, वेटेज मतलब जो नीट में पूछा जाता है, तो सिर्फ हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, हम अदर किसी भी टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से, लिविंग वर्ल्ड। एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का बराबर यूज़ करेंगे, इसलिए क्योंकि जो कुछ चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कभी कभी। मतलब अगर हम किसी चीज़ की डेफिनेशन को याद नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या था, तो कभी कभी वर्ड से हमको उसकी मीनिंग पता चल जाती है, इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। लिविंग का मतलब होता है सजीव। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव दो हमारे पास वर्ड्स हैं। ये जो वर्ड होते हैं इनकी डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं और छोटी क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। सजीव वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, निर्जीव वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। बात आती है जीवन, ऐसे जीव जिनमें जीवन होता है, लाइफ होती है, दे आर दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब सीधा सा ये है कि सिर्फ वही जीव जीवित होंगे जिनमें जीवन है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जीवन किसमें है और किसमें नहीं है? इसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ स्पेशल लक्षण होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे जीव जगत के बारे में। जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पर हमको सीधे सीधे पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करना है। वर्ल्ड मतलब पृथ्वी पर जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड होता है और इस वर्ल्ड में पूरी तरीके से सजीव और निर्जीव चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? सजीवों के बारे में पढ़ना है जो कि जीवित हैं। और जीवित में आते हैं आपके एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, मतलब वनस्पति आएगी आपकी और जंतु आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड जो होता है इसकी उत्पत्ति होती है दो चीजों से। दो वर्ड्स हैं ग्रीक लैंग्वेज के, बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक भाषा के शब्द बायोस और लॉगस, इन दोनों से मिलके बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब जीवन या जीवित।
स्टडी मतलब अध्ययन। जीवित जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं वो होता है आपका बायोलॉजी या जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान को हम 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर है एक्चुअली जो साइंस की ट्रेड है आपकी बायोलॉजी, ये 3 भागों में विभाजित है। पहला आता है आपका जंतु विज्ञान, दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान, और तीसरा आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। मैं डेफिनेशन यहाँ पर नोट नहीं करूंगी, सिर्फ मैं बता देती हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आप 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो नहीं पढ़ा होगा वो मैं यहाँ नोट डाउन करूंगी और आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जंतु विज्ञान के बारे में। जैसा कि हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन ली थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। जीव, जंतु, जीवन ये सेम है लेकिन इनके मतलब जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस चीजों में कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहला आता है जीव और जंतु। इन दोनों का मीनिंग जो होता है वो एक ही लेके चलते हैं कि जीव और जंतु एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव का मतलब होता है लिविंग और जंतु का मतलब होता है एनिमल। एनिमल में हम सिर्फ मनुष्यों को लेते हैं और जीव जंतु जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर, इन जीव जंतुओं को लेते हैं। इसमें पेड़ पौधे नहीं आते हैं, जबकि जीव में जंतु और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे दोनों आ जाते हैं। इनको मैं वापस से बात करती हूँ इनके बारे में। जीव विज्ञान की हमने डेफिनेशन ली थी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी बोलते हैं। जब हमने जीव विज्ञान को 3 भागों में कैटेगराइज किया है तो हम इन तीनों चीजों को अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। जूलॉजी मतलब सिर्फ और सिर्फ एनिमल, यहाँ पर प्लांट नहीं आएगा, ठीक है। एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल, यहाँ पर छोटे से लेके बड़े यानी कि आपके पोरीफेरा से लेके कॉर्डेट्स तक सारे किसमें आ जाएंगे? आपके जंतु विज्ञान में। इसके बाद हम बात करते हैं वनस्पति के बारे में। वनस्पति में आता है प्लांट। वनस्पति को हम प्लांट कह सकते हैं। प्लांट आएगा आपका बॉटनी में, ठीक है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वो शाखा कहलाती है बॉटनी, ठीक है। तो यहाँ पर वनस्पतियों में आपकी सभी प्रकार की वनस्पति आ जाएगी। आप 11th-12th पढ़ चुके हैं तो आपको एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक सबके बारे में पता होगा। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये सभी क्या है? आपके बॉटनी से रिलेट करते हुए प्लांट से, क्योंकि इनमें हम सिर्फ प्लांट की ही स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। उन जीवों का अध्ययन
हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। दोबारा से हम इसकी डेफिनेशन लेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है या माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। यहाँ पर तीनों डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी। जीव विज्ञान जो होती है बायोलॉजी, उसकी 3 शाखाएं होती हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों में जूलॉजी में हम सिर्फ जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव में आपका जूलॉजी बॉटनी दोनों आ जाता है। तो जंतुओं का अध्ययन हम जूलॉजी में करेंगे और बॉटनी में हम सिर्फ प्लांट या वनस्पति का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आते हैं सूक्ष्म जीव, जो कि हम आगे वर्गीकरण वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट शाखा आती है आपकी माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जितना भी जीव जगत या लिविंग वर्ल्ड है इसको हम बायोलॉजी में हम 3 शाखाओं में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने सजीव के कैरेक्टर्स पर। हमको सिर्फ और सिर्फ लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड में हमको जितने भी जीवित हैं, यानी कि बायोलॉजी के अंदर आते हैं जीवित जीव, तो हमें जितने भी जीवित हैं यानी कि जंतु जीवित हैं, वनस्पति जीवित है और सूक्ष्म जीव जीवित हैं, इन सिर्फ जीवित जीवों के बारे में हमें पढ़ना है। और जीवित जीव किसमें आते हैं? सजीवों में। ठीक है, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जीवित हैं? क्योंकि जब हम सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज मतलब समानताएं और असमानताओं पर बात करते हैं, तो ये जो मैंने आपको 3 पार्ट बताए हैं ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम जंतुओं की बात करें, ठीक है, तो ये देखने में अलग प्रकार के होते हैं। वनस्पतियों की बात करें तो ये भी देखने में अलग तरीके के होते हैं। अगर हम सूक्ष्म जीव के बारे में बोलते हैं तो जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं ये तो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल उपकरण चाहिए होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो अगर हम सिर्फ विजुअलिटी की बात करें या देखने के प्रकार की बात करें तो ये तीनों आपस में बिल्कुल अलग होते हैं। फिर हम इन तीनों को एक ही कैटेगरी सजीवों में कैसे रख सकते हैं? तो इसके लिए सिर्फ देखना एक मापदंड नहीं है, इनके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स बने हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे सजीवों के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण जो हम लेते हैं वो आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास। मैंने पहले ही बोला था हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस को साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि का मतलब है साइज का बड़ा होना। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं एक छोटा सा बच्चा है जो कि अभी पैदा हुआ है, कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो हाइट में, हेल्थ में काफी बड़ा हो जाता है। सेम ऐसा ही अगर हम प्लांट की बात करें तो जब कोई भी पौधा बीज से बाहर निकलता है, जब उसका जर्मिनेशन होता है, ठीक है, अंकुरण होता है, तब वो क्या होता है, स्टार्टिंग में एक छोटा सा पौधा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसमें नई नई पत्तियां आती हैं, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो डिवाइड होती हैं और फिर वो देखते ही देखते एक बड़ा सा
पेड़ बन जाता है। तो यहाँ पर जो वृद्धि है वो हमको दिखाई दे रही है, मतलब उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो ये जो दिखने वाली वृद्धि होती है इसमें क्या होता है, सेल की ग्रोथ हो रही है। सेल की ग्रोथ का मतलब सेल नंबर में, हम सेल कोशिका के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो अभी हम सेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोस में, ठीक है। तो अभी हम पहले बात करते हैं वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि जो है आपकी सेलों की जब संख्या बढ़ने लगती है, सेल की जब या कोशिका की जब संख्याएं इंक्रीज होंगी, बढ़ेगी, तो वो हमको दिखेगा। सिंपल सी चीज है, अगर हम किसी प्लांट की बात करें तो जब वो बड़ा होता है, जब वो अंकुरित होता है, तो शुरुआत में उसके पास 2 पत्तियां होती हैं और एक पतला सा छोटा सा कोमल तना होता है, ठीक है। तो उसके पास तना है, पत्तियां हैं। जब हम किसी एक बड़े पेड़ के बारे में बात करते हैं तो उसके पास भी तना होता है, पत्तियां होता है, शाखाएं होती हैं। नाम नहीं बदले लेकिन उनका आकार, उनकी संख्या बदल गई, उनकी जो हाइट थी या हेल्थ थी वो बदल गई। कैसे बदली? क्योंकि जब वो तना था वो इतना छोटा सा था, आज हम देख सकते हैं वो पेड़ है तो वो काफी बड़ा है। क्यों है? क्योंकि उसने धीरे धीरे वृद्धि की, वृद्धि में उसने अपनी सेल यानी कि कोशिकाओं की संख्याओं को बढ़ाया, उनके साइज को बढ़ाया और देखने में वो बहुत बड़ा होता चला गया। साथ ही साथ उसकी जो पत्तियां थी वो भी नंबर्स में बढ़ी, यानी कि उनकी संख्या बढ़ी और वो हमें दिखाई देने लगी कि पहले 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 8, 10 और फिर वो बहुत सारी हो गई, ठीक है। तो ये सब किसमें आता है? आपका वृद्धि में आता है। वृद्धि जो होती है एक तरीके से विजुअल है, हम इसे देख सकते हैं, लेकिन विकास जो होता है इसको हम देख नहीं सकते। जैसे कि हमारी बौद्धिक क्षमता, IQ लेवल, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, छोटा बच्चा होता है उसे हर एक चीज़ सिखानी होती है, उसको समझ में नहीं आता है। जब तक हम उसको कुछ चीज़ें सिखाते नहीं हैं तब तक वो चीज़ें उसकी समझ में नहीं आती हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो बड़ा हो जाता है तब उसे हमें बार बार चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती है। रीज़न बौद्धिक विकास, उसको वो चीज़ें सीखता है, समझता है और अपने आप में विकसित करता है, ठीक है। तो जो विकास होता है वो दिखाई नहीं देता है, बट वो एक तरीके से ग्रोथ है जो कि एक सजीवों का लक्षण है। तो आई थिंक ये फर्स्ट जो आपका पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचयी क्रियाएं। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मेटाबॉलिक रिएक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं 2 तरीके की होती हैं, अपचयी और उपचयी, ठीक है। इसमें आपके रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, डाइजेशन यानी कि पाचन, इस तरीके से आपकी मेटाबॉलिक रिएक्टिविटीज में आती हैं। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण एंड सो ऑन। ये आप सारी डिटेल में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, और आगे भी आपको इन सारे चैप्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको लेके चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल में आपके पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण और बाकी की रिएक्टिविटीज आ जाती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे पहले जंतु जगत और वनस्पति जगत दोनों के बारे में। यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में मैंने प्लांट और एनिमल दोनों के एग्जाम्पल आपको दिए हैं। यहाँ पर हमने
जहां तक पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और रक्त परिसंचरण में पढ़ा है, ये सब हमने जंतुओं के बारे में पढ़ा है। श्वसन हमने वनस्पति में भी पढ़ा है, लेकिन पाचन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, ये जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ यूज होते हैं हमारे जंतु जगत में, ठीक है। लेकिन क्या ये वनस्पति जगत में नहीं होते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये वनस्पति जगत में भी होता है। पाचन की अगर हम बात करें तो जो जाइलम और फ्लोएम है हमारे, ये क्या करते हैं, ये जल और जो भी फूड होता है, फूड सप्लीमेंट्स, यानी कि जो खाना है, भोजन, स्टार्च, जो कि मंड के फॉर्म में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, उसमें ये प्लांट्स में ये पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। श्वसन आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। उत्सर्जन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स का अपनी बॉडी से बाहर निकालना। एनिमल्स में उत्सर्जन क्रियाएं होती हैं, सेम ऐसे ही प्लांट में भी उत्सर्जन होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा जो रेजिन होता है, ठीक है, और जो लेटेक्स होता है, ये सारी चीज़ें जो प्लांट से ग्लू होती है, ये सारी चीज़ें प्लांट से बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या किस में आती हैं? उत्सर्जन में आती हैं। फिर आता है रक्त परिसंचरण। रक्त जो होता है ये सिर्फ जंतुओं में उपस्थित होता है, वनस्पतियों में नहीं होता है, लेकिन वनस्पतियों में प्रेजेंट होता है जीव द्रव्य। ये जो जीव द्रव होता है ये उनका रक्त होता है, जो कि हर एक कोशिका में उपस्थित होता है और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होता रहता है, ठीक है। तो जो रक्त परिसंचरण है ये प्लांट में थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है और हम इसको ये वर्ड नहीं दे सकते, उसे हम रक्त परिसंचरण नहीं बोल सकते। प्लांट में भी जो द्रव होता है उसको आगे बढ़ाया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, लेकिन उसको हम रक्त नहीं कहते हैं। जब हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो ऐसे जीव जो मेटाबॉलिक रिएक्टिविटीज या उपापचय क्रियाएं दर्शाते हैं, वृद्धि एवं विकास दर्शाते हैं। तीसरा, जिनमें जनन होता है यानी कि रिप्रोडक्शन, जिनमें जनन होता है, ठीक है। इसके बाद ये रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स शो करते हैं आपका किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब संवेदनाएं, जो संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो संवेदनाएं ग्रहण करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब अगर जैसे छुई हुई का पौधा होता है, अगर हम उसे टच करते हैं तो उसकी सारी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो जाएगा आपका, जो कि एक मतलब रिस्पॉन्स शो करना, किसी भी बाह्य माध्यम के प्रति रिस्पॉन्स देना, ये आपका रिस्पॉन्स में आ जाएगा। तो ये सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ये सजीवों के लक्षण होंगे, ठीक है। मतलब सजीवों में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती ही होती हैं। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जनन, ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होंगी? आपकी सजीव जीवों में, ठीक है। इसके बाद अब हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बायोडायवर्सिटी। एक बार हम वापस से लिंक करते हैं चीजों को। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में हमें सिर्फ और सिर्फ सजीवों के बारे में पढ़ना है। ये जितने भी सजीव होते हैं ये क्या करते हैं? ये जीवित की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बायोलॉजी में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इस बायोलॉजी को हमने 3 शाखाओं में विभाजित किया है। सबसे पहला जंतु जगत, दूसरा वनस्पति जगत और तीसरा सूक्ष्म जीव जगत, ठीक है। तो यहाँ पर जंतु जगत, वनस्पति जगत, इनके बारे में हम उनकी
उनके अलग अलग ब्रांच जूलॉजी और बॉटनी में उनकी स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव को माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें उनके स्पेशल कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है कि उनके ऐसे क्या लक्षण हैं जिनकी वजह से उनको सजीव बोला जाता है। ठीक है, तो हमने लक्षण पढ़े थे वृद्धि, विकास, ठीक है, और जनन पढ़ा था, उपापचय क्रियाएं पढ़ी थी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई पढ़ा था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वहां पर रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है, इन सभी के लिए अगर वो रिस्पॉन्स शो करते हैं तो वो सभी क्या हैं, वो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया कि सभी कैसे हैं, सजीव होते हैं, लेकिन जितने भी सजीव हैं वो आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, विविध प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, इसको हिंदी में कहते हैं हम जैव विविधता। जैव मतलब लिविंग, विविधता मतलब वर्गीकृत। ये सभी कैसे हैं, आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जितने भी जंतु होते हैं और वनस्पति होते हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं। इनमें सजीवों के जितने भी गुण हैं वो तो समान होंगे, लेकिन इनमें जो इनकी बॉडी शेप, स्ट्रक्चर है, उनकी जो सेल है, सेल यानी कि कोशिका, जिसमें आप पढ़ चुके हैं कि जंतु कोशिका अलग होती है और पादप कोशिका अलग होती है। तो ये क्यों अलग होती है, क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने जंतु जो कोशिका होती है उसमें जंतु कोशिका के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसको एक नॉर्मली ले सकते हैं, कोशिका कला, जीवद्रव, मतलब कोशिका के बीच में जितना भी द्रव प्रेजेंट होता है उसको हम जीवद्रव बोलेंगे, और उसके बाहर जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम कोशिका कला बोलेंगे। ठीक है, इसको नॉर्मली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जबकि अगर हम पादप कोशिका के बारे में बात करें तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर भी एक और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है ये क्या है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होती है लेकिन पादप कोशिका में ये उपस्थित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी जीवद्रव्य उपस्थित होगा, केंद्रक उपस्थित होगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो होती है वो सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो ये क्या हुआ, दोनों ही कैसे हैं, जीवित हैं, सजीव हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। दोनों ही कोशिकाओं में एक स्ट्रक्चर की वजह से, एक स्पेशल स्ट्रक्चर यानी कि सेल वॉल की वजह से क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो वही डिफरेंस आपको समझना है यहाँ पर जैव विविधता में। यहाँ पर जैव यानी कि जीवित जितने भी जीव हैं उन सभी को हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर रखते हैं। बायो में सभी जीवित आ जाते हैं, और विविधता की जब हम बात करते हैं तो उनमें उपस्थित जो विविधताएं होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो जैव विविधता है इसको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे।
S1SDE. हाँ, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर हिंदी में लेके चलेंगे जातीय विविधता, पारितंत्र विविधता, और जेनेटिक आनुवांशिक विविधता। हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में। तो जितने भी सजीव जीव थे उनमें आपस में हम विविधता यानी कि डिफरेंसेस के बारे में जब बात करेंगे तो हम इनको 3 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सबसे पहले वो जहाँ रहते हैं यानी कि इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, पारितंत्र विविधता। मतलब अगर कोई भी एनिमल या फिर कोई भी जो प्लांट है जिस जगह पर वो उपस्थित है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कोई एक पेड़ की हम बात करेंगे कि जिस जगह पर वो उपस्थित है, तो पूरा जैसे किसी खेत में है या किसी जंगल में वो लगा हुआ है, तो जो पूरा एरिया है वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका पारितंत्र के अंदर आ जाएगा। तो वो पारितंत्र जो होगा वो दूसरे पारितंत्र से आपस में विविध होगा। फिर से एक क्लियर एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि कोई एक गुलाब का पौधा है जो कि आपके घर की छत पर लगा हुआ है या आपके बगीचे में लगा हुआ है, तो उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है या जो भी आपके आसपास की जो जलवायु है, वैसा जो मौसम जो रहेगा आपका, वो उसके लिए, उस प्लांट के लिए वो इकोसिस्टम है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें किसी खेत में, जैसे गुलाब की जहाँ खेती होती है वहाँ पर अगर कोई पौधा लगा हुआ है तो वो उसका जो पारितंत्र होगा या उसका जो इकोसिस्टम होगा वो आपके घर पे रखे जो प्लांट है उससे बिल्कुल ही अलग होगा। दोनों एक ही प्रकार के पौधे हैं लेकिन उनका आपस का जो इकोसिस्टम है या जो पारितंत्र है वो अलग अलग हो जाएगा। इसकी वजह से उनमें देखने में जो लक्षण है उसमें भी विविधता आ जाती है। इसके बारे में हम डिटेल का जो स्टडी है ये हम इकोलॉजी वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो विविधता आती है, रहने के स्थान के हिसाब से जो विविधता आएगी उसको हम पारितंत्र विविधता कहते हैं। ठीक है। दूसरा हम लेके चलेंगे जातीय विविधता। जातीय मतलब जो स्पीसीज होती हैं। स्पीसीज में हम बात करेंगे गोभी के बारे में। ठीक है। प्लांट का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हम नॉर्मली अगर गोभी बोलते हैं तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि हम पत्ता गोभी के बारे में बात कर रहे हैं या फूल गोभी के बारे में बात कर रहे हैं। बात क्या होती है, सिर्फ गोभी। ठीक है। तो हम यहाँ पर स्पीसीज की बात करेंगे। स्पीसीज जो होगी, पत्ता गोभी के लिए एक अलग स्पीसीज यूज होती है और फूल गोभी के लिए अलग। इसमें वैरायटीज जो होगी वो अलग हो जाती हैं। दूसरा, अच्छा चलो हम किसी एनिमल का एग्जांपल लेके चलते हैं। एनिमल में अगर हम स्पीसीज की बात करेंगे तो आपने सुना होगा कि जो शेर होता है और जो बिल्लियां होती हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनकी जो स्पीसीज है, जो जाति है, वो अलग अलग है। जाति के बारे में हम इसके बाद वाला चैप्टर, जो वर्गीकरण वाला चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो जातीय विविधता के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें यानी कि जैसे बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो फिर भी सेम हो सकता है। जैसे कि शेर के पास भी 4 पैर होते हैं, बिल्ली के पास भी 4 पैर होते हैं, उसके पास भी पूंछ होती है, इसके पास भी होती है। तो ये क्या हो गई, ये तो समानताएं हो गई। लेकिन जब हम विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले उनमें उनकी साइज जो होती है कि वो छोटे होते हैं, जो बिल्लियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, शेर जो
बड़े होते हैं तो जो साइज के अकॉर्डिंग जो विविधताएं आ जाती हैं, ये सभी किसके अंदर आती हैं, जातीय विविधता। मतलब हर एक जाति एक दूसरे से अलग होती है। जैसे कि ह्यूमन जो है वो एक अलग जाति है, मनुष्य जाति, ठीक है। जंतु में हम जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, ये अलग अलग जातियां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये जो जातियां होंगी ये एक दूसरे से हमेशा अलग होती हैं। ये बायोडाइवर्सिटी में स्पीसीज जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये जातीय विविधता, ठीक है। अब इसके बाद हम उनमें आनुवांशिक विविधता भी ले सकते हैं। देखो शुरू से अगर हम बात शुरू करते हैं तो जो जैव विविधता है, हम किसी दो पौधों के बारे में बात करें या दो जंतुओं के जीवों के बारे में बात करें तो हम सबसे पहला अंतर जो करेंगे कि वो कहाँ से आया है, इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे कि हम एक आम के पेड़ की बात करते हैं, एक आम का पेड़ एक खेत में लगा हुआ है और एक किसी जंगल में लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके जंगल में जब वो लगा हुआ है तो वहाँ पर उसके आसपास जिस प्रकार की वनस्पतियाँ लगी हैं और जो आपके खेत में लगा हुआ है उसके आसपास जिस प्रकार का माहौल है उसके अकॉर्डिंग हम दोनों ही प्लांट में एक दूसरे से विविधता देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका इकोसिस्टम विविधता या पारितंत्र विविधता। लेकिन इन दोनों आम के पेड़ों में आपकी जातीय विविधता नहीं होती है क्योंकि ये दोनों एक ही जाति से संबंधित होंगे, ठीक है। ऐसे में अगर हमें जातीय विविधता करनी है या देखनी है किसी के बारे में तो हम अलग अलग जातियां ले सकते हैं। जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, नींबू हो गया, ये अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं तो उनमें इनकी जो जातियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब हम बात करेंगे आनुवांशिक विविधता के बारे में। जब दो चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं, यानी कि अगर हम बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाली दो चीज़ों के बारे में बोलें कि इनमें अंतर हमको देखना है तो हम किस आधार पर इनके बीच में अंतर दिखाएंगे, तो वो आधार होता है जेनेटिक, यानी कि आनुवांशिक विविधता। उनके जीन में उनके जो क्रोमोसोम हैं उनके बीच में जो विविधताएं होती हैं उसके आधार पर हम जो कुछ पॉइंट्स उनमें पॉइंट आउट करेंगे वो कहलाती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है इसमें हमने क्या पढ़ा, जीव जो कि पूरी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के होते हैं उनमें आपस में विविधताएं होती हैं और ये विविधताओं को हम तीन आधार पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। थैंक यू।